अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट के टॉपिक को कंप्लीट किया था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करना है हमने, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डियर स्टूडेंट्स, स्पेमेंस डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट के लास्ट में हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि एक सेल क्यों डिफरेंशिएट होता है, उसके डिफरेंशिएट होने की क्या वजह बनती है। उसमें जो हमने पहला पार्ट डिस्कस किया वो ये था कि क्लीवेज होती है। क्लीवेज के नतीजे में डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्पेमेंस डिलेड न्यूक्लिएशन के एक्सपेरिमेंट के लास्ट में हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि हाउ अ सेल बिकम अ स्पेशलाइज सेल या हाउ अ सेल बिकम डिफरेंशिएटेड। यानी डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल, जिसके स्ट्रक्चर फंक्शन बाकी सेल से डिफरेंट हों, स्पेसिफिक हों उसी सेल के लिए। जैसे मसलन पैंक्रियाज का बीटा सेल अपने स्ट्रक्चर फंक्शन के एतबार से इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफिक है। अब इसको स्पेसिफिक किस वजह से वो सेल स्पेसिफिक हुआ है, तो उसमें एक रोल तो हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स या इनको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन को कहते हैं, तो मॉर्फोजेनेटिक्स का मतलब यही होगा कि जो सेल्स को स्पेसिफाई करता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला इसकी जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट इनका जिन जीन्स पर होता है वो जीन्स इनकी वजह से एक्टिव रहते हैं और वो स्ट्रक्चर भी सेल्स बनाता है, वो फंक्शंस भी सेल परफॉर्म कर सकता है। और मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स अगर एब्सेंट होते हैं किसी सेल में तो इनकी एब्सेंस डालती है नेगेटिव इफ़ेक्ट। नेगेटिव इफ़ेक्ट का मतलब होगा कि वो जीन्स इनएक्टिव होंगे, और जो जीन्स इनएक्टिव होंगे वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल से लॉस हो जाएंगे। अब व्हाट कॉजेज़ द डिटर्मिनेंट्स टू डिफरेंशिएट अनइक्वली। जैसे मसलन ये एक हमारे पास ज़ाइगोट है। अब इसका जैसे अभी हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म है, येलो साइटोप्लाज्म है, ग्रे वेजिटल है, ग्रे इक्वेटर। हर हिस्से में जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स मॉलिक्यूल्स आर अनइक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये ज़ाइगोट के अंदर, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर इनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बिकॉज दे आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, तो अब जिस सेल के पास जो डिटर्मिनेंट आएगा, मसलन ये ज़ाइगोट है, ये क्लीवेज करके पहले 2 सेल बनाता है, फिर 2 से 4 बनते हैं, फिर 8 बनते हैं। अब ये सेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है ये सेल स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिफरेंट होते चले जा रहे हैं। अब इनके स्ट्रक्चरली फंक्शनली डिफरेंशिएट होने की, स्पेसिफाई होने की वजह ये है कि इनके अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है डिटर्मिनेंट मॉलिक्यूल्स की या मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट मॉलिक्यूल्स की। अब इन सेल्स की अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 से डिफरेंट है, 3 4 5 6 ये सारे आपस में डिफरेंट है। तो इनके अंदर डिफरेंशिएशन, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंसेस क्यों पैदा हुए हैं? बिकॉज इनके अंदर एक्टिव और इनएक्टिव जीन्स में फ़र्क आ गया, और एक्टिव और इनएक्टिव जीन्स का फ़र्क आया है बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन बुक से एक बार देख लें, फिर उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि डिफरेंशिएशन कॉज करता है, वो है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। यहाँ पर देखें बताया गया जी, अ फर्टिलाइज्ड एग कंटेन साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट
डेट आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हर हिस्से में एक तरह के डिटर्मिनेंट्स नहीं हैं। These different cytoplasmic components are believed to have morphogenetic determinants, यानी ये डिटर्मिन करवाते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल कैसे कौन से जीन्स एक्टिव और इनएक्टिव हो सकते हैं। That control the functioning of a specific cell. This is called differentiation. So zygote contain complete, zygote में complete information होती है डेवलपमेंट की, but it is difficult to see how these cells differentiate. इस बात का पता चलाने के लिए स्पेमैन ने एम्फीबियंस के एम्ब्रियो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें हमने सेलेमेंडर पे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, स्पेमैन्स डिलेड न्यूक्लिएशन एक्सपेरिमेंट, वो भी एम्फीबियन था। अब ये न्यूट, टॉड, फ्रॉग वगैरह ये सारे एम्फीबियन हैं। तो अब इसका पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, आगे हम अब इसकी एग्जांपल के तौर पे स्पेमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ने लगे हैं, और उसी से यानी पहली रीज़न कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन की क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट विच इज़ ड्यू टू क्लीवेज। अब दूसरी रीज़न हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। वो ये है कि सैलेमेंडर ने एक फ्रॉग का लार्वा लिया, फ्रॉग का कह लें इसने एम्ब्रियो लिया। ही टुक अ फ्रॉग्स एम्ब्रियो और लार्वा एट गैस्ट्रोला स्टेज। कौन सी स्टेज पर लिया, गैस्ट्रोला स्टेज, जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बनती हैं। अब इसने क्या किया, ही टुक द पीस ऑफ एक्टोडर्म, इसने एक्टोडर्म का एक पीस अलहदा कर दिया और रिमेनिंग एम्ब्रियो अलहदा कर दिया, यानी जो एम्ब्रियो था उससे पीस ऑफ एक्टोडर्म को रिमूव कर दिया। अब ये जो रिमेनिंग एम्ब्रियो था फेल टू फॉर्म नर्वस सिस्टम, इसने नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। अब इस बार इससे क्लियर है, बात समझ आ गई कि फ्रॉग के एम्ब्रियो में गैस्ट्रोला स्टेज के ऊपर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म होती हैं और एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम बनाती है। जब एम्ब्रियो से एक्टोडर्म रिमूव कर दी गई तो उसने नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। अब दूसरे मरहले पर जब इसका ये जो पीस ऑफ एक्टोडर्म था ये बिल्कुल हेल्दी था, बिल्कुल नॉर्मल था, इसको नर्वस सिस्टम बनाना चाहिए। इट ऑल्सो ये फेल टू डिवेलप इनटू नर्वस सिस्टम, इसने भी नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। यानी अगर आप एम्ब्रियो से गैस्ट्रोला स्टेज के ऊपर एक्टोडर्म को रिमूव कर देते हैं तो एम्ब्रियो नर्वस सिस्टम बनाने में नाकाम हो जाता है। एम्ब्रियो फेल टू फॉर्म नर्वस सिस्टम, ये बात समझ आती है कि एम्ब्रियो के पास एक्टोडर्म नहीं है और एक्टोडर्म ने नर्वस सिस्टम बनाना था। और दूसरे हिस्से में एक्सपेरिमेंट के जो अलहदा से पीस ऑफ एक्टोडर्म है, हालांकि वो हेल्दी है, उसने भी नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। अब इसने एक्सपेरिमेंट को एक दूसरे तरीके से परफॉर्म किया। इसी तरह इसने फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया और कौन सी स्टेज पर इस एम्ब्रियो को लिया, गैस्ट्रोला स्टेज पर एम्ब्रियो को लिया। अब इसने क्या किया, इसने रिमूव पीस ऑफ मीजोडर्म बीनीथ एक्टोडर्म, इसने एक्टोडर्म के नीचे से मीजोडर्म का पीस रिमूव कर दिया, एक्टोडर्म को इंटैक्ट रहने दिया, एक्टोडर्म इंटैक्ट। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट वही था, फेल टू फॉर्म नर्वस सिस्टम, फिर इसने नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। अब इस एक्सपेरिमेंट में फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया गया, गैस्ट्रोला स्टेज पर लिया गया, जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों थी। इससे पीस ऑफ मीजोडर्म रिमूव किया गया है जो कि अपेरेंटली नर्वस सिस्टम नहीं बनाता, और बीनीथ एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म को इंटैक्ट रहने दिया, उधर ही दोबारा प्लेस कर दिया। अब एक्टोडर्म मौजूद है, मीजोडर्म मौजूद नहीं है, और नर्वस सिस्टम बनता भी एक्टोडर्म से है, मगर मीजोडर्म की गैर मौजूदगी में एक्टोडर्म ने नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि मीजोडर्म एक्टोडर्म पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करता है। मीजोडर्म का एक्टोडर्म पर जो भी इफेक्ट है टू डेवलप इनटू नर्वस सिस्टम, इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का। तो डियर स्टूडेंट, इस सेकंड पैराग्राफ के कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन की लास्ट फ्यू लाइंस को हम देखते हैं।
द फ्रॉग डिड नॉट डेवलप इनटू नर्वस सिस्टम, तो अब इसका ये कंक्लूजन क्या है? सो इट वाज प्रूव्ड दैट मेसोडर्म हैड सम इफेक्ट ऑन एक्टोडर्म टू स्टिमुलेट द एक्टोडर्मल सेल्स टू फॉर्म नर्वस सिस्टम। तो ये जो मेसोडर्म का एक्टोडर्म के ऊपर इन्फ्लुएंस है टू डेवलप इनटू नर्वस सिस्टम, इसी इन्फ्लुएंस को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, दो हिस्सों में ये एक्सपेरिमेंट है। पहले एक्सपेरिमेंट के हिस्से में फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया गया एट गैस्ट्रूला स्टेज, जिसका एक्टोडर्म का पीस रिमूव करके अलहदा कर दिया गया। ऑल्दो कि वो एक्टोडर्म का पीस हेल्दी नॉर्मल था, बट उसने नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। और जो रिमेनिंग एम्ब्रियो था, यानी विदाउट एक्टोडर्म था, ये रिमेनिंग का मतलब है कि ये विदाउट एक्टोडर्म है, विदाउट एक्टोडर्म। इट ऑल्सो फेल टू डेवलप इनटू नर्वस सिस्टम, और इसकी रीज़न हमें समझ आती है कि इसके पास एक्टोडर्म नहीं है, तो इसने नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। मगर अकेले एक्टोडर्म ने भी नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगेन फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया गया एट गैस्ट्रूला स्टेज, और इससे पीस ऑफ मेसोडर्म को रिमूव करके बीनीथ एक्टोडर्म को दोबारा उधर ही ग्राफ्ट करके प्लेस कर दिया गया। एक्टोडर्म नॉर्मल है, हेल्दी है, मगर उसके नीचे मेसोडर्म नहीं है। अब भी एम्ब्रियो ने नर्वस सिस्टम नहीं बनाया, तो इसका कंक्लूजन ये निकला, मेसोडर्म हैड सम इन्फ्लुएंस ऑन एक्टोडर्मल सेल्स टू डेवलप इनटू नर्वस सिस्टम, and whatever the effect of mesoderm on ectoderm to develop into nervous system, this is called embryonic induction। ये एक embryonic induction की एग्जाम्पल है। अब हम embryonic induction को डिफाइन करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वो प्रोसेस कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट, दो चीज़ें यहाँ से हमने कंक्लूड की कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन के हवाले से कि व्हाट कॉजेज द सेल्स टू डिफरेंशिएट। नंबर वन, unequal distribution of determinant, morphogenetic determinant, number one, and second the effect of neighboring cells। एक दूसरे सेल्स का नेबरिंग साथ साथ पड़े हुए, करीब करीब पड़े हुए सेल्स का जो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है, जिसको हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन बोल रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं, unequal distribution due to the cleavage of determinants, and second the embryonic induction, it causes the cells to differentiate। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को जो हमारी बुक में डिफाइन किया गया है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को जो हमारी बुक में डिफाइन किया गया है, उसमें कहा गया है द कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स टू इवोक अ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन अदर सेल्स इज नोन एज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। लिखेंगे हम कैसे? द कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स टू इवोक का मतलब होता है स्टार्ट करना, स्टिमुलेट करना, टू इवोक अ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स in other cells is known as embryonic induction। अब इसकी एग्जांपल हम लेंगे मेसोडर्म वाली, कि मेसोडर्म का जो इफ़ेक्ट है एक्टोडर्म पर टू डेवलप इनटू दिस नर्वस सिस्टम इज embryonic induction। The capacity of some cells to evoke or to start a specific developmental response in other cells is known as embryonic induction, like the effect of mesodermal cells on ectodermal cells to develop into nervous system। अब इस चीज़ को ज़रा बुक से भी देख लें। The capacity of some cells to evoke a specific developmental response in others is a widespread phenomena in development। और इसके ऊपर जो काम किया था वो किया था हैंस पेमेन और हार्ल्ड मैंगोल्ड ने 1924 में। अच्छा, अब इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन जो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिस्कस की गई है वो ये है कि जो फ्रॉग का लार्वा है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में बनी है, इसको मैं अपनी वर्डिंग्स में आपको समझा रहा हूँ। बुक में थोड़ी सी ज़रा वर्डिंग डिफ़िकल्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप इसको अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकेंगे। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि फ्रॉग का या सैलेमेंडर का लार्वा है और इसमें ये एक पोर है। इस पोर को कहा जाता है
डॉर्सल पोर। इस डॉर्सल पोर का दूसरा नाम ब्लास्टोपोर भी है। इसको आप डॉर्सल पोर कह दें या ब्लास्टोपोर कह दें, एक ही बात है। और डॉर्सल पोर ऑब्वियसली डॉर्सल साइड पर होगा। इसके ये वाले जो किनारे हैं, जो इसके मार्जिन्स हैं, इस तरह से ये पोर है और इस पोर का नाम है डॉर्सल पोर या ब्लास्टोपोर। इसके ये जो मार्जिन्स हैं इनको हम कहते हैं, ये पोर था, इसको हम कहते हैं डॉर्सल लिप। अब ये जो डॉर्सल लिप है इससे पैदा होती है मीजोडर्म, जो कि नर्वस सिस्टम बनाने में रोल प्ले करती है। तो अब इसमें किया ये गया कि ये जो एम्ब्रियो है हमारे पास, फ्रॉग का, सैलमेंडर का भी हो सकता है, इसको लिया गया एट गैस्ट्रोला स्टेज और इसकी ये जो डॉर्सल साइड है यहाँ पर मौजूद है डॉर्सल लिप विच इज़ रिप्रेजेंटिंग अ मीजोडर्म। और डॉर्सल लिप क्या होता है, मार्जिन्स को कहते हैं इस सुराख के, जिसका नाम है ब्लास्टोपोर। यानी ये वाला जो सुराख है इसका नाम है ब्लास्टोपोर, डॉर्सल लिप, डॉर्सल पोर इस सुराख का। और इसके ये जो किनारे हैं इनका नाम है डॉर्सल लिप, और डॉर्सल लिप रिप्रेजेंट कर रहा है मीजोडर्म को। ऑब्वियसली ये मीजोडर्म कौन सी साइड पर है, डॉर्सल साइड पर है। अब इसमें किया ये गया कि इसकी जो वेंट्रल साइड है, ये वाली जो इसकी अपोजिट साइड होगी, ये कहलाएगी इसकी वेंट्रल साइड। तो एक और एम्ब्रियो से, ये दिस इज़ अनदर एम्ब्रियो, डोनर, ये एम्ब्रियो कहलाएगा डोनर। इससे एट गैस्ट्रोला स्टेज इसकी डॉर्सल लिप को, ये इसके हैं डॉर्सल लिप, और अभी आपको बताया कि डॉर्सल लिप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीजोडर्म को। डॉर्सल लिप इससे लिए और इस एम्ब्रियो की वेंट्रल सरफेस पर इनको ग्राफ्ट कर दिया। डॉर्सल लिप कौन सी साइड पर है, ये वेंट्रल, और ये वो हैं जो किससे लिए हैं, डोनर से। और इसके जो खुद के डॉर्सल लिप्स हैं, खुद के जो इसके डॉर्सल लिप हैं वो इसके लोकेटेड हैं ऑन डॉर्सल साइड। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, एक इसकी प्राइमरी मीजोडर्म है, प्राइमरी जो इसकी खुद की है और वो डॉर्सल साइड पर है, और सेकेंडरी जो इसकी मतलब डॉर्सल लिप से मुराद यहाँ पर है मीजोडर्म, जो कि इसमें ग्राफ्ट की गई है। अब जब इस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट आगे प्रोसीड की तो इसमें हमने देखा कि दो जगहों पर इसमें नोटोकॉर्ड बनी, एक इसमें नोटोकॉर्ड, तीन चीज़ें, नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब बनी इसकी डॉर्सल साइड पर, इसको कहा गया प्राइमरी इंडक्शन। अब जो इसकी वेंट्रल साइड पर नोटोकॉर्ड लगाई गई, इससे हुई सेकेंडरी इंडक्शन, और इससे भी क्या बना, न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस एम्ब्रियो में जो इसकी डॉर्सल साइड पर मीजोडर्म थी, उसने डॉर्सल साइड पर मौजूद एक्टोडर्म को स्टिमुलेट किया टू डेवलप इनटू नर्वस सिस्टम, और जो इसकी वेंट्रल साइड पर मीजोडर्म लाकर ग्राफ्ट की, उसने इसकी वेंट्रल साइड को स्टिमुलेट किया टू डेवलप इनटू नर्वस सिस्टम, नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब। तो इस तरह से इसमें दो जगहों पर नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि एक्टोडर्म का काम है नर्वस सिस्टम बनाना, मगर एक्टोडर्म को ट्रिगर करना, स्टिमुलेट करना, इवोक करना काम है मीजोडर्म का। तो बिकॉज इस एम्ब्रियो की बोथ साइड पर, डॉर्सल साइड पर भी मीजोडर्म है, वेंट्रल साइड पर भी मीजोडर्म है। डॉर्सल साइड पर क्योंकि इसकी अपनी एक्चुअल मीजोडर्म है, इसलिए इसको कहा जाएगा प्राइमरी इंडक्शन, और वेंट्रल साइड पर जो नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम बनेगा इसको कहा जाएगा सेकेंडरी इंडक्शन। तो बुक में जो इसकी तस्वीर बनी है, आप डियर स्टूडेंट इसको भी देख सकते हैं
कि एक एम्ब्रियो जिसके डॉर्सल लिप को यहाँ पे लिखा गया है, इसमें लिखा गया है डिस्कार्डेड मीजोडर्म अपोजिट टू द डॉर्सल लिप। तो जो अपोजिट टू द डॉर्सल लिप साइड होती है वो वेंट्रल साइड होती है। और फिर इन्होंने क्या किया, डोनर मीजोडर्म फ्रॉम द डॉर्सल लिप। मीजोडर्म डोनर से जो मीजोडर्म ली वो उसके डॉर्सल लिप से ली, हमने भी यही किया। ये डोनर है, इसके डॉर्सल लिप से मीजोडर्म ली और इसको लाकर ग्राफ्ट कौन सी साइड पर किया है, अपोजिट टू द डॉर्सल लिप, जो कि वेंट्रल साइड बनती है। यानी अब इसके पास दो मीजोडर्म हैं, दो डॉर्सल लिप हैं, एक वेंट्रल साइड पर जो हमने डोनर से लेकर यहाँ पर ग्राफ्ट किया है, एक इसके अपने डॉर्सल लिप हैं। तो इसके अपने डॉर्सल लिप की वजह से जो नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम बनेगा इसको प्राइमरी इंडक्शन कहेंगे। ग्राफ्टेड डॉर्सल लिप की वजह से वेंट्रल साइड पर जो नोटोकॉर्ड नर्वस सिस्टम बनेगा, न्यूरल ट्यूब बनेगी, इसको सेकेंडरी इंडक्शन बोलेंगे। तो ये इसने स्पेमैन और मैंगोल्ड ने एक्सप्लेन किया प्राइमरी और सेकेंडरी इंडक्शन को। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। प्राइमरी इंडक्शन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में क्या कहलाएगी। प्राइमरी इंडक्शन से मुराद है ओरिजिनल एक्टोडर्म, ओरिजिनल मीजोडर्म, formation of notochord and neural tube on the dorsal side of the embryo due to the actual notochord, due to the actual dorsal lip is called primary induction. फिर सेकेंडरी इंडक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एम्ब्रियो ड्यू टू द ग्राफ्टेड मीजोडर्म, ड्यू टू द ग्राफ्टेड डॉर्सल लिप इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडक्शन। और जो केमिकल मीडिएटर्स पार्टिसिपेट करेंगे प्राइमरी इंडक्शन में उनको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स कहा जाएगा, जो सेकेंडरी इंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर्स कहा जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट था एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का। इसकी डेफिनेशन और इसकी एक एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आपने उसमें लिखनी है। कैपेसिटी ऑफ सम सेल वाली इसकी डेफिनेशन है और इफेक्ट ऑफ मीजोडर्म ऑन एक्टोडर्म वाली इसकी एग्जांपल है। 1924 ईयर है, साइंटिस्ट दो हैं, स्पेमैन और मैंगोल्ड। तो शॉर्ट क्वेश्चन के की पॉइंट्स यही होंगे इसके कि डेफिनेशन हो, एग्जांपल हो, ईयर हो और साइंटिस्ट के नेम हो। तो ये टॉपिक समझा जाएगा कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये जो चैप्टर के आखिरी 3 टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। जिसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में और वो है एजिंग। एजिंग का टॉपिक, तो इसमें एजिंग की डेफिनेशन है, एजिंग के साइंस हैं, एजिंग की कॉजेज़ हैं और एजिंग को किस तरह से इम्प्रूव या डिले कर सकते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं एजिंग के हवाले से, तो इनको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एजिंग क्या होता है जी। एजिंग इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन एजिंग को रोका नहीं जा सकता। इनएविटेबल विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये बॉडी में जो नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उससे, यानी नज़र का कमज़ोर हो जाना, बॉडी की चुस्ती फुर्ती का कम हो जाना, स्किन पे रिंकल्स का आ जाना, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं साइंस ऑफ एजिंग। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन है, आप बुक से भी देख लें। एजिंग इज़ इनएविटेबल प्रोसेस, यानी नागुज़ीर है, इसने होना ही होना है। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स to inhibit or stop it aging, it will process goes on. It can be defined negative physiological changes in our body. हमारी बॉडी में तमाम वो चेंजेस जो नेगेटिव हैं, यानी नज़र का कमज़ोर हो जाना, रिंकल्स का स्किन पे आ जाना, स्किन का डार्क पिगमेंटेड हो जाना, इस तरह के जितने भी चेंजेस हैं, दीज ऑल आर कलेक्टिवली नोन एज एजिंग। बालों का सफ़ेद हो जाना। तो देयर आर सम साइंस ऑफ एजिंग। एजिंग के ओल्ड एज के कुछ साइंस हैं जिसमें जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट। लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, बालों का सफ़ेद हो जाना, ये कहलाता है एजिंग में आता है।
लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट। डियर स्टूडेंट, इसको मैं पॉइंट वाइज बुक से आपकी बता देता हूँ क्योंकि ये सारी बहुत इजी चीज़ें हैं, एक आधी चीज़ है जो मेरे बताने वाली है। लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल पिगमेंटेड एरियाज ऑन द स्किन, पर्टिकुलरली फेस के ऊपर या स्किन पे और जगहों पे धब्बे बन जाना, स्कार्स बन जाना, पिगमेंटेड एरियाज बन जाना। ड्राइनेस ऑफ स्किन का खुश्क हो जाना, ड्राई हो जाना। रिंकल्स ऑन द स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाना, रिंकल्स आ जाना ऑन द स्किन। एंड डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत का कम हो जाना, डिक्रीज्ड इम्यूनिटी का कम हो जाना। और इंक्रीज्ड वेट ड्यू टू फैट, मोटापे की वजह से, फैट्स की वजह से बॉडी के वेट का इंक्रीज़ हो जाना। पुअर विजन, नज़र का कमज़ोर हो जाना। फॉरगेटफुलनेस, चीज़ों का भूल जाना। जनरल वीकनेस, ओवरऑल बॉडी का वीक हो जाना। एंड डिक्रीज बॉडी इम्यूनिटी। जॉइंट्स की पेन को कहते हैं आर्थराइटिस। बेसिकली आर्थरो कहते हैं जॉइंट को, आर्थ्रोपेडिक भी यहीं से नाम निकला है, आर्थराइटिस। और ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं आर्थराइटिस। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम होता है जिसको हम कहते हैं आर्टीरियोसेक्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आर्टरीज़ की वॉल में जो इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है, वो कम होती है और आर्टरीज़ की दीवारें सख्त होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है, ट्यूनिक बोलते हैं हम लेयर को, ट्यूनिका मीडिया, इसका मतलब होगा मिडल लेयर। ट्यूनिका लेयर हो गया तो मीडिया मिडल हो गया। तो जो इनकी मिडल लेयर होती है आर्टरीज़ की, इसमें पाए जाते हैं इलास्टिक टिश्यूज़। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये इलास्टिक टिश्यू कम होने लग जाते हैं। तो इलास्टिक टिश्यू मिडल लेयर ऑफ द आर्टरीज़ में अगर कम होंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे आर्टीरियोसेक्लेरोसिस, क्योंकि इससे आर्टरीज़ की वॉल हार्ड होना शुरू हो जाएंगी और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह रेज होना शुरू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टीरियोसेक्लेरोसिस और आर्थराइटिस होता है कि कार्टिलेज जॉइंट्स के ऊपर से डिसअपीयर हो जाती है। degeneration and disappearance of elastic tissue in the middle layer, tunica media, arteriosclerosis, blood clotting in the coronary artery कहते हैं उस आर्टरी को which supplies blood to the heart। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे या इनमें से कुछ साइंस हैं जो कि एजिंग में अपीयर होते हैं। एक बार फिर हम इसको करेक्टराइज कर देते हैं, डैट इज़ द लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट, यानी बालों का सफ़ेद होना। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल पिगमेंटेड एरियाज इन द स्किन ऑफ फेस एंड आर्म्स एंड लेग्स। ड्राइनेस ऑफ स्किन का खुश्क हो जाना। रिंकल्स ऑन द स्किन, लॉस ऑफ एजिलिटी कहते हैं चुस्ती फुर्ती को। तो इतनी तेज़ी से चुस्ती फुर्ती जो है वो बॉडी में कम हो जाती है। वेट का बढ़ जाना ड्यू टू द फैट। एंड पुअर विजन, नज़र का कमज़ोर हो जाना। फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना। जनरल वीकनेस, बॉडी में कमज़ोरी आ जाना। वीकनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी का कम हो जाना। डीजनरेशन कुछ ऑर्गन्स की होना, जैसे कि आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन जोड़ों के दर्द को कहते हैं, जिसमें कार्टिलेज डिसअपीयर हो जाती है हड्डियों के किनारों के ऊपर से और जॉइंट को मूव करने में दर्द होती है, सख्ती आ जाती है, जॉइंट्स रिजिड हो जाते हैं। डीजनरेशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन द मिडल लेयर को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं आर्टरीज़ की। और हार्डनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ आर्टरीज़ को आपको बताया कहते हैं आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। कॉरोनरी आर्टरी उस आर्टरी को कहते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, इसमें क्लॉट बन जाना जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। अब डियर स्टूडेंट, कॉजेज़ की तरफ आते हैं। 3 कॉजेज़ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 पर है नंबर ऑफ सेल डिवीजन। तो नंबर ऑफ सेल डिवीजन कोई इनफाइनाइट नहीं होते, ये फिनिट होते हैं। जब वो अपनी लिमिट तक पहुँच जाते हैं तो मज़ीद सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं। तो सेल्स ऑफ द टिश्यू हैव ओनली फिनिट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, hence the cells may reach their finite number by the time tissues and organ is fully grown. For example, in case of nervous system, mental activity and memory deteriorate with the fewer nerve cells in older age। तो ये जितने हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। जब उम्र बढ़ती है तो इनकी तादाद में कमी आती है, जिसकी वजह से याददाश्त का कमज़ोर होना और चीज़ों का भूल जाना, बहुत ज़ईफ़ उम्र में इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं।
इंट्रासेलुलर कंटेंट्स में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एजिंग, उसमें है कोलेजिन, एक प्रोटीन है जो इंट्रासेलुलर और में कंटेंट्स में पाई जाती है। एक्वायर क्रॉस लिंकिंग इसमें बढ़ जाती है इसके मॉलिक्यूल में, विच इलास्टिक टिश्यूज़ लॉस इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से इलास्टिक टिश्यू की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। और वो जो हार्डनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ आर्टरीज़ में हमने बात की, जैसे कि रेजिलियंस और कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज वगैरह, ये कम हो जाती है। बेसिकली ये होता है कि कोलेजन प्रोटीन के फाइबर पाए जाते हैं कंटेंट्स में सेल्स के, जिनमें क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है। जब क्रॉस लिंकिंग बढ़ती है तो इलास्टिक टिश्यू की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, रिजिडिटी बढ़ जाती है सेल्स के स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये एजिंग के साइंस अपीयर कराने का बाइस बनता है। अब लास्ट में आता है जी कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन डीएनए, यानी तीन चीज़ें आप कह सकते हैं इसके कॉजेज़ में हैं। नंबर 1 है इसमें नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स जो कि फिनिट हैं, उसके बाद है कोलेजन का रोल, और तीसरे नंबर पर है म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं अ सडन चेंज इन डीएनए को। तो म्यूटेशन कहीं भी कभी भी हो सकता है जो कि सेल्स के स्ट्रक्चर को नेगेटिव फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पैदा करने का बाइस बनता है। लास्ट में डियर स्टूडेंट इधर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ द एजिंग कैन बी स्लो डाउन, कैन बी डिलेड, या लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रेगुलर मील, बर वक्त खाना खा के, रेगुलर एक्सरसाइज, बर वक्त एक्सरसाइज करके, एडिक्वेट स्लीप, मुनासिब सोना। अब ये एडिक्वेट का वर्ड यूज़ किया गया है, बहुत कम सोना भी नुकसानदेह है और बहुत ज़्यादा सोना भी नुकसानदेह है। तो एडिक्वेट मुनासिब जो नींद है, और वो 7-8 आवर्स की मुनासिब नींद जो है वो आपको चाहिए होती है। एब्सटेंस फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करके, मेंटेनिंग आइडियल वेट, नॉर्मल बॉडी वेट यानी ओबेसिटी को अवॉइड करके, अप टू 11 ईयर्स तक लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये एमसीक्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ स्पैन कैन बी इंक्रीज अप टू 11 ईयर बाय डूइंग दिस थिंग, दैट इज़ द रेगुलर मील, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, एब्सटेंस फ्रॉम स्मोकिंग, अवॉइडिंग ओबेसिटी एट्सेट्रा। अब ये कुछ स्टैटिस्टिक्स की तरफ हम आ जाते हैं जो कि येलो बॉक्स में दिए हुए हैं। स्टडी ऑफ एजिंग, वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें एजिंग को स्टडी किया जाए, इसको डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है जीरोंटोलॉजी, और इनके एक्सपर्ट्स को कहा जाता है जीरोंटोलॉजिस्ट। जीरोंटोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ एजिंग को। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of aging is known as gerontology, और इसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कहा जाएगा gerontologists। अब येलो बॉक्स के हवाले से एक चीज़ आपको क्लियरली बता दें कि gerontology का पर्पस जो है लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करना नहीं है। द पर्पस ऑफ gerontology इज़ टू इंक्रीज़ हेल्थ स्पैन, यानी जितनी भी लाइफ है वो हेल्दी लाइफ हो, ना कि ज़िंदगी को लंबा करना बल्कि हेल्थ स्पैन को इम्प्रूव करना इसका मकसद है। अब इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। द नंबर ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नेक्स्ट हाफ सेंचुरी। द नंबर ऑफ पीपल ऑफ ओवर एज 75 विल रेज फ्रॉम 8 मिलियन टू 14.5 मिलियन। आने वाले 50 सालों में जो 75 ईयर्स से ज़्यादा एज के लोग हैं वो अभी हैं 8 मिलियन, 8 मिलियन से बढ़कर। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों की एज 75 ईयर्स से अबव होगी वो 8 मिलियन मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में। आने वाले 50 सालों में वो 14.5 मिलियन या इसको क्रॉस कर जाएंगे। और जिन लोगों की एज 80 ईयर्स या इससे अबव होगी डियर स्टूडेंट्स, वो लोग इस वक्त 5 मिलियन हैं और एक्सपेक्टेड है कि वो 5 मिलियन से बढ़कर आने वाले 50 सालों में 12 मिलियन तक पहुंच जाएं। तो 80 ईयर्स वाले 5 मिलियन से 12 मिलियन तक जा सकते हैं, 75 ईयर्स वाले 8 मिलियन से 14.5 मिलियन तक जा सकते हैं। और जो मैक्सिमम ह्यूमन लाइफ स्पैन जज किया गया अकॉर्डिंग टू जीरोंटोलॉजी वो है 120 से 125 साल तक। The maximum lifespan to be judged by the gerontology is
बिटवीन 120 ईयर्स टू 125 ईयर्स तक। और पर्पस जो है वो जीरोंटोलॉजी का हेल्थ स्पैन को इंक्रीज़ करना है, लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करना नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे मैं फिर बता देता हूँ। एजिंग को डिफ़ाइन करेंगे, साइंस ऑफ एजिंग पॉइंट वाइज लिखेंगे, कॉजेज़ इसकी 3 डिस्क्राइब करेंगे, फिनिट नंबर ऑफ सेल डिवीजन वाली, कोलेजन वाला पॉइंट और म्यूटेशन वाला। फिर हेल्थ स्पैन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जीरोंटोलॉजी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो लिखेंगे, और मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो 120 से 125 ईयर्स तक जज किया गया, ये चीज़ें इसमें लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और एजिंग के टॉपिक को डिस्कस किया। आपने इन टॉपिक्स को अच्छी तरह डिस्कस करना है, ख़ास तौर पर एजिंग का टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में जो डिटर्मिनेंट्स की टर्म है वो भी मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़।